students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video जिसमें हम CTET या state level जो हमारे TETs होते हैं उनके questions को we are going to discuss, right? So without any further ado, I would hardly be taking any more time to say कि हम लोग इन questions को जैसे practice करेंगे. I would want that you keep your pen, पेपर, नोटबुक हैंडी एटसेट्रा, जो भी आप जिस पे भी नोट्स बनाना चाहते हैं, एंड मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि आपके लिए चीजें समझना जो है इजी हो जाए. क्वेश्चंस, बिकॉज इट हैज बिन सीन कि पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. दे से दैट यस ऑफ कोर्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो पेडागोजी है उसमें से क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे आपकी पर्टिकुलर यूनिट विद रिगार्ड्स टू दिस रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज. जब आप कोई लैंग्वेज सीखने लगते हो तो उसकी ग्रामर को समझने के लिए क्यों जरूरत होती है. तो इस यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वी हैव हियर फ्रॉम योर सीटेट पेपर्स. ऑल्सो ट्राइंग टू मेक श्योर, एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि चाहे सीटेट हो या कोई और स्टेट लेवल जो टेस्ट्स होते हैं, स्टेट टेस्ट्स हो, उनमें सब में बच्चे सेम तरीके के क्वेश्चंस जो है वन वे और द अदर पुट अक्रॉस किए जाते हैं. तो दीज क्वेश्चंस इवन दो दे आर फ्रॉम सीटेट, ये आपके अलग अलग स्टेट टेस्ट्स को भी जो टारगेट करने वाले हैं उन पे इट वुड बी बेनिफिशियल, राइट. सो पहला क्वेश्चन है, in which method does the learner's first language play a central role in teaching? टीचिंग में लर्नर की पहली लैंग्वेज जो है इनमें से कौन से मेथड में बहुत उम्दा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना टाइम ले सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? हाँ, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लर्नर की लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ. क्यों? क्योंकि बच्चे, आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, आपके पास दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं. एक को L1 L2 बोलते हैं. L1 आपकी होती है मातृभाषा, आपकी मदर टंग, ठीक है, आपकी मदर टंग, जिसको आप अपनी सोर्स लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, SL भी बोलते हैं, ठीक है. तो जैसे मेरी पंजाबी है बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, किसी और इंसान की हिंदी हो सकती है, किसी की हरियाणवी हो सकती है ना. तो ये होती है L1. L2 होती है सेकेंड लैंग्वेज. जैसे इंग्लिश को इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश जो है इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है अंग्रेजी को इंडिया में, ठीक है. तो सेकेंड लैंग्वेज है जो आप सीखते हैं अपनी मर्जी से. इसी से मुझे एक और चीज आपको ध्यान में बताने के लिए आई है, दैट इज हमारी लैंग्वेज हम दो तरीके से देखते हैं. जब भी लैंग्वेज पढ़ते हैं हम, या तो वो लैंग्वेज की लर्निंग होती है या हम एक्विजिशन करते हैं. ये टर्म्स आपको देख के डिफिकल्ट लग रही होंगी, टर्म्स लाइक एक्विजिशन एंड लर्निंग, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी. एक्विजिशन बच्चे होता है जब आप कोई लैंग्वेज जो है बिना जानते हुए लर्न करते हैं या अक्वायर करते हैं, आपके अंदर नेचुरली आ जाती है, ये आपके अंदर नेचुरली आ जाती है. और लर्निंग आपके अंदर, आप कोई चीज को लर्न कर रहे हो, आप जानते हुए करोगे, कॉन्शियस एफर्ट्स डालोगे, यू विल पुट इन योर कॉन्शियस एफर्ट्स ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें. एक्विजिशन का एग्जाम्पल, मैं पंजाब में पली बड़ी है ना, तो मेरे घर वाले जो हैं, ईच एंड एवरी पर्सन इन माई फैमिली दे स्पीक इन पंजाबी. सो पंजाबी के लिए मुझे पंजाबी के रूल्स, ग्रामर एटसेट्रा नहीं सीखनी पड़ी, वो मैंने अक्वायर करी है. दैट इज द लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड लर्निंग, मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्न हिंदी,
बिकॉज हिंदी एंड इंग्लिश दे वर नॉट स्पोकन इन माई होम, ये मेरे घर पे नहीं बोली जाती थी। तो इनको पढ़ने के लिए, इनको याद रखने के लिए मैंने अंग्रेजी के ग्रामर रूल सीखे, मैंने हिंदी के ग्रामर रूल सीखे, पर्यायवाची, विपरीत शब्द, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एटसेट्रा, इवन टेंसेस फॉर दैट मैटर, है ना, काल जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो भी सीखा। तो जब भी आप यहाँ पे आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हो, आप सोच समझ कर एफर्ट्स डालते हो, वहां पे आप खुद ब खुद नेचुरली सीख जाते हो लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे, जिसको एक तो क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है, इसको क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है। क्लासिकल मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस के टाइम पे से यूज होता था। अच्छा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बच्चे क्या होता है कि आप अगर टीचर है, टीचर क्या करेंगी, टीचर जो है आपकी मदर टंग में या आपकी सोर्स लैंग्वेज में, यानी कि मान लेते हैं टीचर ने आपको बताया कि सेब, है ना, टीचर ने आपको बताया सेब, या हम मान लेते हैं टीचर ने आपको बताया हाथी, हाथी को आपकी टारगेट लैंग्वेज, और इस केस में हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी, हमें अंग्रेजी सीखनी है, वो हमारा टारगेट है, तो वो हमारी टारगेट लैंग्वेज हुई, हमारी सेकंड लैंग्वेज हुई। टीचर ने बताया हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे टीचर आपको आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको ग्रामर के रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कौन सी स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? आपकी रीडिंग, पढ़ने की शक्ति पे, और आपकी राइटिंग, इन दोनों चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। और कौन सी चीजें आपकी इग्नोर रह जाती हैं, कौन सी स्किल इग्नोर रह जाती हैं? वो है आप बोल नहीं पाते हो अंग्रेजी ढंग से क्योंकि आप लिखते ही रह गए, और आप सुन के समझ नहीं पाते हो, लिसनिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव नहीं हुई। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचर क्या कर सकती है? दो तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती है। एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, और बोला उसको, वो आपकी मातृभाषा में लिखा है, उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश लैंग्वेज में दे दिया कि अपनी मातृभाषा यानी कि अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करो। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा आपकी नेचुरली एक्वायर्ड होगी, और यहाँ पे टीचर को आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पता होगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, इसी वजह से आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग need not be the purpose of rhymes and songs during the early years of learning। rhymes या songs जो हम शुरुआती दिनों में जब हम लर्निंग करते हैं, सुनते हैं, उनका इनमें से कौन सा रोल नहीं होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, या ग्रामेटिकल डेवलपमेंट? टाइम लेना है तो लीजिए, पॉज कर सकते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो। The right answer to this question is option D बच्चे, that is grammatical development। जब आप गाने सुन रहे होते हो तो गानों में, शायरी में, है ना, नर्सरी राइम्स में, है ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 bags full, 1 for my master, है ना। तो आप सारी चीजें यहाँ पे राइम कराना चाहते हो, बच्चों को चीजें सिखाते हो। ठीक है, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall। तो आप नर्सरी राइम में, सॉन्ग्स में बच्चों को चीजें सिखा रहे हो, लेकिन आप ग्रामर का ध्यान नहीं रखते उसमें, क्योंकि कोई पोम में ग्रामर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ जी, लैंग्वेज सीखते हो आप, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, तो आप इससे अंग्रेजी लैंग्वेज ही तो सीख रहे हो। वैल्यू डेवलपमेंट, आपके अंदर एथिक्स, वैल्यूज डेवलप होते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, आप इमेजिन करते हो चीजों को, आप चीजों को विजुअलाइज करते हो, है ना। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, जो कि नहीं है। कॉन्शियस रेजिंग ग्रामेटिकल टीचिंग में क्या होती है? हाँ, इंट्रोड्यूसिंग द ग्रामर आइटम इन आइसोलेशन, यानी कि पहले ग्रामर पढ़ाना, फिर लर्नर को ड्रिल्स और उसके यूजेस के हिसाब से कराना। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स, ड्रिल्स होती है बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कराना।
लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेटेड सेंटेंसेस एंड मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स, पहले ग्रामर सिखाना, पहले एग्जाम्पल्स देना, फिर रूल्स सिखाना, या फिर ग्रामर को एक बैकग्राउंड में सेट करना, बच्चों को नोटिस करवाना एक चीज, एंड देन ड्रॉइंग देयर अटेंशन टू डिस्कवर द ग्रामेटिकल रूल्स। इनमें से कॉन्शियसनेस रेजिंग ग्रामर टीचिंग लर्निंग में कौन सी होती है? यू कैन टेक योर टाइम। The right answer to this question is option D here. Option D आपका correct answer है। Consciousness raising में ये हम statement पढ़ते हैं पहले, introducing the grammar item in context। इतना पढ़ के तोड़ तोड़ के statement को पढ़िए और समझिए। एक टीचर ने एक पैराग्राफ दे दिया जिसमें बहुत सारे past tenses लगे हुए थे, ठीक है, पास्ट टेंसेस लगे हुए थे। टीचर ने उनको क्या करा, बच्चों को पहले पास्ट टेंस थोड़ा सा समझाया कि ये देखो यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है। एक पैराग्राफ टीचर ने प्रैक्टिस के लिए चूज किया, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। देन और भी हमारे पास पास्ट टेंसेस आते हैं, सिंपल पास्ट, देन वी हैव पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो टीचर ने पास्ट सिंपल पास्ट कराना शुरू करा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब इनेबलिंग लर्नर्स टू नोटिस द आइटम, आइटम क्या? बच्चों को पास्ट टेंस उन्होंने नोटिस कर लिया कि कैसे होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। और टीचर ने फिर अब उनको बोला कि अब तुम लोग एक नया पैराग्राफ लो और उसमें पास्ट टेंस ढूंढो। पहले टीचर ने प्रैक्टिस करा दिया उसको एक कॉन्टेक्स्ट में, एक पैराग्राफ में समझा के कैसे करनी है एक्सरसाइज, पास्ट टेंस कैसा होता है, कौन सी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं चूज करनी, थर्ड फॉर्म नहीं चूज करनी, एंड बाद में बच्चों को एक पैराग्राफ दे दिया, एंड देन ड्रॉइंग देयर अटेंशन टू डिस्कवर द ग्रामर रूल्स। एंड अब बच्चे उस पैराग्राफ में पास्ट टेंस ढूंढ रहे हैं क्योंकि टीचर ने बोला कि जो जो पास्ट टेंस है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। और उस अंडरलाइन के थ्रू उनको समझ में आ गया कि ये होते हैं पास्ट टेंसेस, दिस इज हाउ दे आर यूज्ड। तो पास्ट टेंसेस समझा भी दिए गए, उनकी यूजेस भी बता दी गई साथ के साथ। उसको हम कॉन्शियसनेस रेजिंग कहते हैं। आपको कॉन्शियसली आपके ग्रामेटिकल एरर्स जो है या ग्रामेटिकल रूल्स सिखाए जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्रामर लर्निंग। लर्नर जो है फॉर्म से मीनिंग में आता है। रूल्स ऑफ ग्रामर्स पहले लर्न किए जाने चाहिए। लर्नर मीनिंग से और यूज से, मीनिंग एंड यूज से फॉर्म पे आता है। और ग्रामर लर्निंग इज लाइक अ कंटेंट सब्जेक्ट लर्निंग। Right answer to this question is option C here. That is, learner moves from meaning to use, meaning and use to form। जैसे कि आपको मैंने क्लास में टेंसेस कराए, ठीक है, उन टेंसेस की क्लास में ही मैंने आपको बताए कि तीन तरीके के टेंसेस होते हैं। एक हमारा होता है पास्ट टेंस, ठीक है, एक हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। अब मैंने आपको सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताने लगे, जिनको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट जो आपका यूज होता है, जैसे मान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका यूज होता है कोई चीजों की आदत बताने के लिए, हैबिट्स बताने के लिए, या कोई वो चीज जो सबके लिए सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सूरज का पूर्व से उगना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो मैं यहाँ पे बच्चों को क्या करा रही हूँ? बच्चों को सिखा रही हूँ ना चीजें। तो यहाँ पे पहले आप मीनिंग समझते हो, कहाँ पे यूज होता है, मीनिंग और यूज समझते हो, फिर उसकी फॉर्म पे जाते हो। यानी कि सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। द सन राइज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइज दिस, क्योंकि सन सिंगुलर है, ठीक है। SES हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब की नॉर्मल फॉर्म लग जाती है। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये मेरा क्या था? सिंगुलर था। अब मैंने प्लूरल की एग्जाम्पल देनी है अगर, तो मैंने यहीं पे दे वेक
अप अर्ली, ठीक है। तो यहां पे SES नहीं लगा, नो SES, क्यों? क्योंकि यहां पे ये चीज प्लूरल था, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल था, तो SES नहीं लगा। तो पहले मैंने बच्चों को बताया कि कहाँ यूज होता है, मीनिंग क्या होता है, और फिर मैंने उसका फॉर्म बता दिया, ये उसका फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, in Miss Lisa's English class, language accuracy is given great importance, focusing on the skill of reading and writing, and not on listening and speaking. She would give sufficient exercise where mother tongue was used, to translate target language exercise. Which methodology Miss Lisa is using with her children? ध्यान से पढ़ेंगे, ये चीज हमने समझी है अभी, ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से मिस लीजा कौन सी अप्रोच यूज कर रही हैं? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्यों? इसमें 2-3 आपको चीजें समझाई गई हैं। मैंने आपको बताया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस होता है। मदर लैंग्वेज या मदर टंग से टीचर, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, हम क्लोथ या कपड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पे कपड़ा, उसको इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं। तो मदर टंग से, सोर्स लैंग्वेज से, सॉरी टारगेट लैंग्वेज में टीचर मूव कर रही है, जो कि हमारी इंग्लिश है इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो रीडिंग और राइटिंग हमको पता चल रहा है, कपड़ा लिखा होगा, इट मीन्स क्लोथ, कपड़े तो क्लोथ्स, है ना। एंड मदर टंग वॉज यूज टू ट्रांसलेट टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज तक ट्रांसलेट करने के लिए ML यूज हो रही है, MT यूज हो रही है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन साइलेंट वे होता है, टीचर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, जेस्चर्स के थ्रू या बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बोलती है कि ये क्या बना है, विच फेस इज दिस, ये हैप्पी है या सैड है, ये कौन सा इमोशन है। तो टीचर ज्यादा साइलेंट रहती है। कम्युनिकेटिव में बच्चों को कम्युनिकेशन कराई जाती है रियल लाइफ में। स्ट्रक्चरल ओरल में बच्चों को स्ट्रक्चर समझाया जाता है कि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो किस तरीके से लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर में काम करती है। तो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द राइट आंसर हियर, व्हिच इज ऑप्शन सी। When different phonemes, for example consonant sounds और vowel sounds, consonants कौन से होते हैं, vowels कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, इनके साउंड, आवाज। कॉन्सोनेंट साउंड्स इन 5 को छोड़ के जो बाकी 21 लेटर्स बचे इंग्लिश में, वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। आर कंबाइंड टू टारगेट अ स्पेसिफिक मीनिंग टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। इट बिकम्स व्हाट? It becomes what? You can pause your screens. The right answer to this question is option C here. वो syllable बन जाता है। syllable में मान लेते हैं हमारे पास लिखा है C-A-T, ये 3 syllables हैं। अब ये consonant की साउंड भी है, क्योंकि C is a consonant, C is not a vowel ना, A-E-I-O-U नहीं है। cat, कैट, जब इसको मैं ब्लेंडेड वर्ड्स को जोड़ के अल्फाबेट्स को पढ़ रही हूं एज अ सिंगुलर वर्ड, तो वो मेरा सिलेबल हो गई, ये सारे सिलेबल्स हो गए। मॉर्फीम जो होती है, मॉर्फीम अगर मैं इसी कैट के पीछे एस लगा दूं तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ग्राफीम होती है अगर कैट का ये सी चेक करना, तो कॉन्सोनेंट साउंड ग्राफीम हो जाती है। ये होता है आपका रिटन फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में लिखा, रिटन फॉर्म इज ग्राफीम। एंड एलोफोन क्या होता है? आपकी फनीम साउंड, फॉर एग्जाम्पल फनीम साउंड चेंज ना होना। जैसे कि आप 2 वर्ड देखिए, यहां पे मैं लिख रही हूं पिन और स्पिन, तो चाहे इसमें स शब्द ऐड हो गया, लेकिन पिन तो वैसे ही प्रोनाउंस हो रहा है ना, इसको एलोफोन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एलोफोन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफी, एक्सेस बैगेज, स्टबर्न एटीट्यूड, डेलिकेट फ्लावर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश।
The dictionary defines this term as combination of words formed when two or more words are often together in a way that sounds correct / that sounds natural. कौन सा वो है तरीका? कॉलोकेशन है, ऑक्सीमोरोन है, कम्युनिकेशन है, हाइपरबली है. हाइपरबली बोलते हैं इसको, हाइपरबोल नहीं बोलते. What do you think is the right answer here? The right answer to this particular question is option A, collocation. Co-location, को इकट्ठे हो जाना. ठीक है, तो यहां पे जब दो वर्ड्स साथ में नेचुरली आते हैं, he has a stubborn attitude, no, right? It is excess baggage. तो baggage के साथ excess word naturally लगता है. I need a strong coffee. Strong coffee अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन कॉफी के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करते ना, यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये करेक्ट साउंड करता है, नेचुरल साउंड करता है, तो उसको हम कॉलोकेशन बोलते हैं. ऑक्सीमोरोन होता है दो डिफरेंट चीजों को कनेक्ट कर देना. जैसे शी इज ब्यूटिफुली अगली. ठीक है, तो ब्यूटिफुल एंड अगली, दो डिसिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को जोड़ देना. कम्युनिकेशन तो नॉर्मल वार्तालाप करना. ठीक है, हाइपरबली होता है चीजों को एग्जैजरेट या बढ़ा चढ़ा के दिखाना. जैसे कि मैंने तुम्हें 1000 दफा बोला है कि अपने अपने कपड़े जो है अलमारी में संभाल के रखा करो. 1000 दफा कैसे हो सकता है? तो जब चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हूं उसको हम हाइपरबली बोलते हैं. ठीक है, इट इज नोन एज हाइपरबली. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हियर, कोलोकेशन. नेक्स्ट, understanding how a grammatical form is applying the same use in use is what? ग्रामेटिकल फॉर्म को हम यूज में लाएं उसको क्या कहते हैं? प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ ग्रामर, डेक्लरेटिव, नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, और लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूसिंग इट लेटर. The right answer to this question is option A here, that is procedural knowledge of grammar. आपको ग्रामर के प्रोसीजर का पता है, ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि ग्रामर कैसे फॉर्म होती है, एंड उसको अप्लाई करते हो जब उसके यूज को, उसको प्रोसीजर में इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस और अ सीक्वेंस यू मूव फॉरवर्ड विद, राइट? सो आई होप दिस वीडियो क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स विद रिगार्ड्स टू द क्वेश्चंस जो आज हमने प्रैक्टिस करे इस तरीके से. आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग अदर वीडियोज एज वेल. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.